Hello friends, today's topic is India's first Lok Sabha MP to be disqualified gets sacked as an MLA too। तो चलिए आज का टॉपिक डिस्कस करने से पहले मेरे बारे में थोड़ा बता देता हूँ कि मेरे एजुकेशन क्वालिफिकेशंस बी कंप्यूटर्स LLB LLM नेट इन लॉ PhD कर रहा हूँ and in teaching wise 9 years I am been guiding UPSC MPSC students out of which a couple of them have qualified and they have got the rank of IRS। उनका सोशोलॉजी ऑप्शनल था जो मेरा स्पेशलाइज सब्जेक्ट है और पिछले 7 सालों से मैं लॉ कॉलेजेस में पढ़ा रहा हूँ। मेरा यूट्यूब चैनल है आदित्य केदारी न्यूज़ टीवी जो अभी आप देख रहे हैं और फेसबुक पेज है आर्काइस एकेडमी और टेलीग्राम चैनल है आदित्य केदारी _IS। तो आप डेफिनेटली इसको फॉलो कर सकते हैं फॉर रेगुलर अपडेट्स। चलिए टॉपिक के बारे में बात करते हैं। ये जो साहब हैं इंडिपेंडेंट MLA लालडू होमा, इनका नाम है लालडू होमा, हु गॉट द ड्यूबियस डिस्टिंक्शन। देखिए ये ऐसे इंसान हैं जो कि 1988 में लोकसभा के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे और उन्होंने कांग्रेस से रिजाइन कर दिया था और जो एंटी डिफेक्शन लॉ है इंडिया का उसके अंतर्गत उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है। और रिसेंटली फ्राइडे को मिजोरम असेंबली जो है उसमें से ये मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली थे, उन वहाँ से भी उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है क्योंकि उन्होंने जोरम पीपल्स मूवमेंट ज्वाइन कर लिया, एक अनदर पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन। और जब ये इलेक्शन जीते थे, ये इंडिपेंडेंट कैंडिडेट थे, तो लोगों ने जब इनको वोटिंग करी तो ये सोच के करी कि ये किसी पॉलिटिकल पार्टी को बिलोंग नहीं करते। और सडनली जब वो MLA बन गए तो उन्होंने जोरम पीपल मूवमेंट ज्वाइन कर लिया। तो एक तरीके से लोगों को एक धोखा दिया जैसे होता है, क्योंकि लोग जब किसी आपको वोट करते हैं तो आपकी पॉलिटिकल पार्टी या आपका पॉलिटिकल बैकअप या आपकी पॉलिटिकल बैकग्राउंड देख के आपको वोट देते हैं, लेकिन इन साहब ने ऐसा नहीं किया। इसके लिए इनको अंडर एंटी डिफेक्शन लॉ हटा दिया गया है। तो ही इज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से भी हटा दिया गया था 1988 में और अभी 2020 में MLA करके भी हटा दिया था। बाय द वे रिटायर्ड IAS ऑफिसर भी हैं। तो ग्राउंड फॉर डिस्क्वालिफिकेशंस क्या थे, जैसे मैंने आपको बताया कि इंडिपेंडेंट होकर क्वालिफाई हुए थे, तो जोरम पीपल मूवमेंट को ज्वाइन करने के बाद इनको निकाल दिया गया, डिफेक्ट कर दिया गया अंडर द एंटी डिफेक्शन लॉ। और इसका निकालने का जो अधिकार होता है वो होता है उस हाउस के स्पीकर को, क्योंकि लेजिस्लेटिव असेंबली से निकालते तो वहाँ के जो स्पीकर होते हैं वो निकालते हैं। ही लॉस्ट द कैरेक्टर ऑफ एन इंडिपेंडेंट लेजिस्लेटर बिकॉज ऑफ द डिक्लेरेशन। उन्होंने डिक्लेयर किया कि मैं जोरम पीपल मूवमेंट को ज्वाइन कर रहा हूँ। डिस्पाइट सरशिप असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी से वो जब जीत के आए थे, वो एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट थे, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन नहीं थे। तो ये एंटी डिफेक्शन लॉ है क्या, बहुत सारे लोगों को इसके बारे में पता नहीं। चलिए जान लेते हैं क्या है। तो 10th शेड्यूल जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का वो 1985 में इंसर्ट किया गया कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके। तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट थी 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, जहाँ पे ये 10th शेड्यूल ऐड कर दिया था। तो रिमेंबर 1947 में जब कॉन्स्टिट्यूशन को एनेक्ट करना स्टार्ट किया, 1950 में जब उसको इन्फोर्स किया गया, तब 10th शेड्यूल नहीं था, 52nd अमेंडमेंट से ऐड कर दिया गया। ये बेसिकली क्यों ऐड किया गया, इस 10th शेड्यूल के अनुसार उन्होंने सारे कंडीशंस बताए हैं जिसके ऊपर किसी भी लेजिस्लेटर को, मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट को, कैसे किसी लेजिस्लेटर को हटा जा सकता है, डिस्क्वालीफाई कर दिया जा सकता है बाय द प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ दैट हाउस। मतलब लोकसभा हो तो स्पीकर, राज्यसभा हो तो चेयरमैन, और अगर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली हो तो स्पीकर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, वो इंसान प्रिसाइडिंग ऑफिसर उसको डिस्क्वालीफाई कर सकता है अंडर एंटी डिफेक्शन लॉ। ये दोनों को एप्लीकेबल है, पार्लियामेंट को और स्टेट असेंबली को। तो क्या कंडीशन है जहाँ पे किसी मेंबर को डिस्क्वालीफाई कर दिया जा सकता है। तो सबसे पहले, अगर कोई मेंबर ऑलरेडी किसी पॉलिटिकल पार्टी को बिलोंग करता है और इलेक्शन होने के बाद वो जीत के आता है और सडनली वो रिजाइन कर देता है उस पॉलिटिकल पार्टी के, जैसे इस केस में जो साहब है हमारे, उन्होंने जब 1988 में उनको डिस्क्वालीफाई किया गया था तो उन्होंने कांग्रेस पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन किया था जब वो जीत के आए, और आफ्टर कपल ऑफ ईयर्स उन्हें कांग्रेस पॉलिटिकल पार्टी से रिजाइन कर दिया गया और उनको डिफेक्ट कर दिया गया। उसके बाद अगर लेजिस्लेचर में अगर वो पॉलिटिकल पार्टी कोई बिल लाती है, कोई लॉ लाती है, कोई डिस्कशन होता है और उस पर वोटिंग होती है और वो वोट नहीं कर रहा है, वो बंदा लेजिस्लेटर या खिलाफ वोट कर रहा है, तो उसको बोला जा सकता है कि वो तो अपने खुद के पॉलिटिकल पार्टी के खिलाफ जा रहा है, तो उसको डिफेक्ट कर दिया जा सकता है अनलेस अगर उसने परमिशन ली है, देखो प्रायर परमिशन ली है और पॉलिटिकल पार्टी ने उसको कंडोन किया है विद इन 15 डेज फ्रॉम सच वोटिंग और एब्सटेंशन, कि देखिए एब्सेंट क्यों है, कोई रीजन दिया है, भाई बीमार है या कोई आउट ऑफ स्टेशन है, बाहर गया है, आउट ऑफ कंट्री है, तो उसको डिस्क्वालीफाई नहीं किया जा सकता। और जैसे अभी जो मिजोरम में वो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट होकर जीत के आए थे, लेकिन उन्होंने उसके बाद जोरम पीपल मूवमेंट ज्वाइन कर ली पॉलिटिकल पार्टी आफ्टर द इलेक्शन, तभी भी उनको डिफेक्ट कर दिया। डिफेक्ट करना मतलब उनको MP या MLA का स्टेटस से हटा देना, उनको किसी भी तरीके की फैसिलिटीज नहीं मिलेंगी, वो
ही वोंट नो लॉन्गर बी अ MP और अ MLA। और फाइनली एक नॉमिनेटेड मेंबर अगर है, वो किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करता है 6 महीने के अंदर, व्हेन ही बिकम्स अ मेंबर ऑफ द लेजिस्लेचर। नॉमिनेट किया गया है और 6 महीने के अंदर ही उसने किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर लिया, मतलब कुछ तो गड़बड़ है, इसके जैसे उसको डिफेक्ट कर दिया जाता है। तो लेकिन देयर आर सर्टेन सर्कमस्टांसेस, कोई कोई ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे उसको डिस्क्वालीफाई नहीं किया जाता। सबसे पहले ये है कि जब कोई पॉलिटिकल पार्टी किसी और पॉलिटिकल पार्टी के साथ मर्ज हो जाती है या स्प्लिट हो जाती है। कंडीशंस क्या है, मर्ज हो रहा है या स्प्लिट हो रहा है, 2/3 मतलब 67% के जो उनकी उस पॉलिटिकल पार्टी के जो मेंबर है वो उसको एग्री कर रहे हैं तभी। अगर 50-50 है कि मर्ज करेंगे या स्प्लिट करेंगे, तो नहीं, वो ये अप्लाई नहीं होगा। 2/3 मतलब 67% लोग बोलते कि हम स्प्लिट करेंगे या मर्ज करेंगे, तो आइदर आप नए पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करो या पुराने ओरिजिनल पार्टी में रहो, कोई भी डिस्क्वालीफाई नहीं होगा, ठीक है। नाइदर, क्योंकि भैया देखो आपकी चॉइस होती है। 67% अगर उधर चल जाते हैं, लेकिन 33% तो लोग हैं जिनको नहीं ज्वाइन करना है किसी नई पॉलिटिकल पार्टी को, उनको पुराना रहना है, मर्ज नहीं करना है, स्प्लिट नहीं करना है, तो वो खुद अपनी खुद की कोई पॉलिटिकल पार्टी स्टार्ट कर सकते हैं, तो डिस्क्वालीफाई नहीं किया जाएगा, ठीक है, ये लॉ है। और देखो प्रिसाइडिंग ऑफिसर का जब डिसीजन आता है, देखिए जैसे मैंने बोला स्पीकर या चेयरमैन डिपेंडिंग अपॉन लोकसभा और राज्यसभा, तो इनिशियली जब भी ये लॉ बना था तो आप उसको अपील नहीं कर सकते थे। अगर स्पीकर ने बोल दिया कि आदित्य केदारी लेजिस्लेटर आपको हम डिफेक्ट कर रहे हैं अंडर द एंटी डिफेक्शन लॉ, लेकिन मुझे मालूम है कि मेरे साथ अन्याय हुआ है, कुछ तो गलत हुआ है, गलत इंटरप्रिटेशन हुआ है, तो मैं अपील नहीं कर सकता था। इसको कोई जुडिशियल रिव्यू नहीं था, मैं हाई कोर्ट नहीं जा सकता था, सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकता था, किसी के पास अपील करने के लिए नहीं जा सकता था। लेकिन 1992 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसा नहीं चलेगा। 1992 के बाद एंटी डिफेक्शन लॉ का जो भी डिसीजन होगा प्रिसाइडिंग ऑफिसर का, उसको आप हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हो। लेकिन एक कंडीशन है, जब तक ये एंटी डिफेक्शन लॉ की कार्रवाई चलेगी लोकसभा में या राज्यसभा में या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में, तब तक जुडिशियरी इंटरफियर नहीं करेगा। एक बार प्रिसाइडिंग ऑफिसर ने डिसीजन दे दिया कि डिफेक्ट करना है या नहीं करना है, डिपेंडिंग कि भैया वो लेजिस्लेटर उससे नाखुश है उस डिसीजन से, तभी वो अपील कर सकता है। अदरवाइज एंटी डिफेक्शन लॉ के जो प्रोसीडिंग्स है उसमें जुडिशियरी इंटरफेयर नहीं करती, ठीक है। सो दैट वाज द एंटी डिफेक्शन लॉ गाइस। तो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू माय वीडियो। अगर आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, हिट द बेल आइकॉन फॉर रेगुलर अपडेट्स। तब तक के लिए हम आदित्य केदारी साइनिंग आउट। जय हिंद।